सैकड़ों फ्लाइट समय पर एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पाई। क्या इसकी वजह रही, आगे आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बड़ा आदेश सुना दिया। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। बहराइच से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सांप के काटने के बाद एक शख्स सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं हरदोई में कोबरा ने युवक को डस लिया। दावा यह भी है कि इसके बाद युवक ने सांप का फन चबा डाला। एक रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में सांप की दहशत। सांप को लेकर पहुंचा शख्स, डॉक्टर साहब इलाज कर दीजिए, सांप ने काटा है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स सांप को डिब्बे में बंद करके अस्पताल में दाखिल हुआ। जैसे ही सख्त की खबर अस्पताल में फैली, क्या मरीज, क्या तीमारदार, क्या मेडिकल स्टाफ, हर कोई दंग रह गया। चिलवरिया बाजार के रहने वाले प्रकाश ने बताया कि उसे सांप ने काट लिया। वो तेल चक्की में काम कर रहा था। इसी दौरान एक सांप वहां से गुजरा। उसे भनक तक नहीं लगी, तभी उसका पैर सांप के ऊपर पड़ गया, जिसके बाद सांप ने उसके पैर में काट लिया। सांप के डसने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि उसने सांप को पकड़कर डिब्बे में डाल दिया। जब उसने अपने परिजनों को बताया तो वो भी परेशान हो गए। बिना देर किए प्रकाश को अस्पताल ले जाया गया। सांप को देखकर अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। जब प्रकाश ने डॉक्टर को सांप के डसने की बात बताई और जब डिब्बा दिखाया तो डॉक्टर भी हैरान थे। इसके बाद डॉक्टरों ने बिना देर किए उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उसे एंटी स्नेक इंजेक्शन दिया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। क्यों सांप को क्यों लेकर आए सर? अब पता चले साहब को, डॉक्टर साहब को कौन सा सांप है, जहरीला है कि नहीं है। ये कहाँ पे काटा है? दाहिने पैर में, पंजे में। किस वही दुकाने पे। कौन सी जगह? यही चिलवरिया बाजार। वहीं हरदोई से भी एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स का दावा है कि उसे सांप ने काटा। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इसका दावा है कि उसने सांप का फन ही चबा डाला और गुस्से में सांप को मार दिया। पुनीत बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है। सुनिए जरा इसका सांप के काटने को लेकर क्या कहना है। खेत पे गया था धान के, वहीं ये मेरे को काला सांप कोबरा मिला। इसने मेरे को काट लिया। फिर मैंने इसको पकड़ के अपने मुंह से इसका मुंह काट दिया। काटने के बाद फिर मैं वहां से आया, फिर जिला अस्पताल गया। जिला अस्पताल में रात भर भर्ती रहा। उसके बाद फिर मेरे को ठीक लगा तो फिर मैं यहाँ घर पे आया हूँ, तो अभी भी ठीक लग रहा है। मैं कुछ नहीं महसूस हो रहा है। थाना टड़ियावा क्षेत्र के मजरा पुष्पोताली की ये घटना है। पुनीत का कहना है कि सांप के डसने के बाद उसे पैर में दर्द हुआ। उसका सिर भी घूम रहा था। इसके बाद वो अस्पताल पहुंच गया। जब उसने डॉक्टरों को पूरी बात बताई तो वो भी दंग रह गए। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। रात भर निगरानी में रखने के बाद उसे अगली सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस घटना के बाद डॉक्टर ही नहीं, ग्रामीण भी हैरान हैं। फिलहाल सांप के काटने के दावों को लेकर कौतूहल बना हुआ है। रात्रि में हमारे पास पुनीत सनाफ सुरेश, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुष्पोताली थाना टड़ियावा का निवासी था, जो कि हमारे इमरजेंसी में आया हुआ था। जो कह रहा था कि मुझको किसी सांप ने काटा हुआ है। हालांकि हालत उसकी सामान्य थी। जिसको अपने हमने उल्टी करके प्राथमिक उपचार दिया और वो इसकी नॉर्मल थी। ये कह रहा था कि मैंने भी सांप को काट लिया है और फोटो भी दिखा रहा था सांप काटने की। इससे ये होता है कि सांप को उसने काट लिया, अगर सांप उसको काट लेता वापस तो उसकी इससे भी जान भी जा सकती थी। बहराइच से अखिलेश कुमार, हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सख्त आदेश दिए। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश भी दिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आवारा कुत्तों के मामले को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने आदेश सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों को स्कूल, बस अड्डों के पास से हटाकर उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश भी दिया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कह रहे हैं। रेलवे स्टेशन, अस्पतालों को भी आवारा कुत्तों से मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगा गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 3 महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। कार्रवाई का विरोध करने वालों के खिलाफ FIR के आदेश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को कुत्तों के काटने के बाद रेबीज से होने वाली मौत की घटनाओं पर संज्ञान लिया है। 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली NCR के रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम भेजने का भी निर्देश दिया था। 13 अगस्त को फैसले का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा है। सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाने होंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में। प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह जनता स्वागत कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए किस तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और एयरपोर्ट से निकलने के बाद किस तरह बनारस की जनता और बीजेपी कार्यकर्ता झंडे लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और 2 दिन वो यहां पर रुकेंगे। काशी में किस तरह नमो नमो का जयकारा लग रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आज बरेका में रुकेंगे और कल भी वाराणसी रुकने का उनका कार्यक्रम है। काशी में सरकार विकास की बयार, काशी से जुड़े कामकाज और विकास कार्यों पर खुद नजर रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और समय समय पर यहां आकर विकास कार्यों का निरीक्षण भी करते हैं, समुचित निर्देश भी देते हैं। उनका 2 दिन का कार्यक्रम काशी में है और आज से उनकी शुरुआत हो गई है। देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। आज बरेका में रुकेंगे और कल भी उनका प्रोग्राम है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें भी होंगी, यहाँ के विकास का जायजा भी लेंगे और गाजे बाजे के साथ स्वागत देश के प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी उपेंद्र, 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये दौरा है, इस दौरान कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे? देखिए, बिल्कुल अभी सबसे बड़ा अपडेट अभी बता दें प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा कि प्रधानमंत्री बरेका पहुंच गए हैं। बनारस तेल इंजन कारखाने के गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के अगवानी के बाद प्रधानमंत्री कुछ देर काम करके करीब 25 कार्यकर्ता हैं बीजेपी के अलग अलग बूथों के और उनके साथ प्रधानमंत्री मिलेंगे, संवाद करेंगे, चाय पर चर्चा होगी और फिर प्रधानमंत्री 9 से 10 बजे का समय है तो रिजर्व रखा गया है। माना जा रहा है कि इस समय पर प्रधानमंत्री जो वाराणसी में अलग अलग विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। आज जिस विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे वो रोपवे की संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि रोपवे के परियोजना के तहत कैंट स्टेशन, जो रोपवे का जो कैंट वाला स्टेशन है वहां पर जाके रोपवे परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कब तक परियोजना शुरू हो जाएगी, कितना काम हो गया है, कौन कौन से काम अभी बाकी हैं, तमाम सारे जो बिंदु है उस पर सीधे प्रधानमंत्री अधिकारियों से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही इसके बाद रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री काशी में ही करेंगे और अगले दिन कल सुबह प्रधानमंत्री बनास स्टेशन पर जाकर वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे और वहीं पर ट्रेन में मौजूद करीब 40 स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे नए भारत पर और वंदे भारत ट्रेन पर, जो स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है उस पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। देश की पहली वंदे भारत भी वाराणसी से शुरू हुई थी और अब ये वाराणसी खजुराहो वंदे भारत भी कल प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ 3 अन्य वंदे भारत का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की धरती से और यहाँ से प्रधानमंत्री बिहार चले जाएंगे। तो फिलहाल बरेका पहुंच गए, कुछ देर बाद जो करीब 25 कार्यकर्ता हैं उनसे प्रधानमंत्री का संवाद होने जा रहा है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। उपेंद्र, तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक, किस तरह पीएम का काफिला, रोड के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है, पुष्प वर्षा की जा रही है, बीजेपी कार्यकर्ता भी इनमें है, हाथों में बीजेपी के झंडे लेकर आम लोग भी हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उनके यहाँ से सांसद हैं और यहाँ से जुड़े विकास कार्यों पर भी वो नजर रखते हैं। जब से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने हैं, वाराणसी को किस तरीके से विश्व के मानचित्र पर एक अलग तरीके से जो उकेरा गया है उसकी झलक बरकरार रहे, इसके लिए यहां पर विकास कार्य लगातार चलते रहते हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिस्टम में टेक्निकल खराबी से सैकड़ों फ्लाइट्स के उड़ान भरने में देरी हुई। तकनीकी गड़बड़ी के पीछे की वजह AMSS सिस्टम बताया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी पर। ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में तकनीकी खामी की वजह से ये हालात बने हुए हैं। इससे फ्लाइट के संचालन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। शुक्रवार की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी बताई गई, जिससे कई फ्लाइट्स को होल्ड करना पड़ा। यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC में इस्तेमाल होने वाला ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी AMSS अचानक फेल हो गया, जिसकी वजह से फ्लाइट प्लान डेटा कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच पा रहा था। ATS अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के मुताबिक मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। मैन्युअली काम करने के चलते विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों में देरी हो रही है। ATS का मुख्य काम फ्लाइट प्लान से लेकर मौसम की जानकारी और हवाई रूट के बारे में दुनिया भर के ATC से जानकारी शेयर करना होता है। इस काम को पूरा करने में मददगार होता है ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम AMSS। इस तकनीक की मदद से ही मैसेजों को ऑटोमेटिकली और तेजी के साथ शेयर किया जाता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोज 1500 से अधिक उड़ानों का संचालन करता है। ऐसे में संबंधित कंपनियां और अधिकारी तकनीकी फॉल्ट को ठीक करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमीरपुर में रात के वक्त उस समय हड़कंप मच गया जब SDM साहब एक ट्रक ड्राइवर का पीछा करने लगे और SDM ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रक का पीछा किया। ओवरलोड ट्रक में रेत भरकर ले जाया जा रहा था और बाद में ट्रक चालक को पकड़ लिया गया। अंदाज फिल्मी, सीन असली। ट्रक चालक की शामत आई। आगे आगे ट्रक और ठीक उसका पीछा करती हुई गाड़ी। हाईवे पर ये कोई फिल्म के दौरान फिल्माया जाने वाला सीन लग रहा है, जिसमें पुलिस जीप में इसी तरह गुंडों का पीछा करते हुए उन्हें दबोच लेती है। लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है, जहां एक ट्रक का पीछा करके जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया गया और उसका पीछा करने वाले खुद SDM साहब हैं। जैसे ही खबर मिली कि ट्रक में बालू भरा है और ट्रक पूरी तरह ओवरलोड है, फिर क्या था, ओवरलोड ट्रक को रोकने की कोशिश की गई। जिला मुख्यालय के रानी लक्ष्मीबाई तिराहे से ट्रक चालक को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। SDM सदर KD शर्मा के ड्राइवर ने ट्रक को रोकने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। हाईवे पर दूसरे राहगीर भी देखकर दंग थे। SDM की गाड़ी ट्रक के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। इसके बाद SDM की गाड़ी ट्रक के आगे ही निकल गई, लेकिन इससे भी ट्रक चालक पर कोई असर नहीं हुआ। वो ट्रक भगाता रहा। SDM के साथ साथ पुलिस की गाड़ियां भी पीछा कर रही थीं। करीब 10 किलोमीटर दूर तक ट्रक भगाने के बाद ट्रक ड्राइवर को लगा अब बचकर निकलना मुश्किल है। आखिरकार ट्रक को घेर कर जवाहर नाले के पास रोक लिया गया। बाद में पुलिस कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। ओवरलोड ट्रक कानपुर की तरफ जा रहा था। जांच के बाद SDM ने ट्रक को सीज कर दिया। शासन के निर्देश पर DM ने अवैध रेत के कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम तैनात की है। ये टीमें अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही हैं। इस तरह अवैध रेत के कारोबार और ओवरलोडिंग रोकने की मुहिम चलाई गई है। खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आगाज हो गया। दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुई पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। 16 नवंबर को ये पदयात्रा वृंदावन में खत्म होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू पदयात्रा का शुभारंभ कर दिया है।
हिंदू राष्ट्र की हुंकार और सनातन एकजुटता के लिए दिल्ली से यात्रा वृंदावन के लिए निकल पड़ी। उनकी यात्रा में शामिल लोगों में उत्साह है। जैसे जैसे पद यात्रा आगे बढ़ रही है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। सनातन का ध्वज उठाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में रहने वाला हर शख्स सनातनी है। थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भग जाओगे? ये रास्ता पूरा बाबा बागेश्वर का काफिला है। दूर दूर तक जहां जहां तक आप देखेंगे बाबा बागेश्वर का की जो ये पदयात्रा है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0, बाबा बागेश्वर की एक आह्वान पर तमाम लोग अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं इस सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए। और सिर्फ लोगों का ही जमावड़ा नहीं है, बाबा बागेश्वर का आज यही कहना था कि यात्रा वृंदावन तक इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है। इसमें लोग जुड़ रहे हैं और लोग खुद से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ और हिंदू और सनातन की बात कर रहे हैं। आज सभी के हाथ में इसी तरह से सनातन का झंडा है और आज दिल्ली की सड़कों पर ये भगवा रंग, ये सनातन का रंग, ये हिंदुत्व का रंग साफ तौर से देखने को मिल रहा है। 16 नवंबर तक चलने वाली सनातन पद यात्रा में पहले दिन 16 किलोमीटर का सफर तय होगा। 8 नवंबर को फरीदाबाद वल्लभगढ़ पलवल होते हुए 17 किलोमीटर, 9 नवंबर को हसनपुर फरीदाबाद मथुरा हाईवे तक 18 किलोमीटर, 10 नवंबर को मथुरा बॉर्डर से यमुना एक्सप्रेसवे तक 20, 11 नवंबर को मथुरा होते हुए ब्रज क्षेत्र तक 17, 12 नवंबर को वृंदावन आउटर से तीर्थ स्थल तक 15 किलोमीटर, 13 नवंबर को वृंदावन लिंक से बांके बिहारी मार्ग तक 18 किलोमीटर, 14 नवंबर को राधा कृष्ण मंदिर क्षेत्र तक 16 किलोमीटर और 15 नवंबर को वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर तक 15 किलोमीटर की यात्रा होगी और 16 नवंबर को यात्रा का समापन हो जाएगा। बाबा यात्रा से दंगा होगा, हमका दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। पद यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वहीं लखनऊ में भी खास कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को साल 1875 में लिखा गया था। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है,
एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अब ये उत्सव अगले एक साल यानी 7 नवंबर 2026 तक मनाया जाएगा। पटना में बीजेपी दफ्तर में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम ने देशभक्ति जगाने का काम किया है। फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सामूहिक वंदे मातरम गायन और सभा का आयोजन किया गया। सीएम योगी लखनऊ के लोक भवन सभागार में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए।